नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो कॉलेज व्याख्याता की जो भर्ती निकली है, उसके पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूं। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते जाइए मेरे साथ, और वीडियो में इसको रिवाइज करते जाइए। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। आप ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ते जाइए, मैं पढ़ा रहा हूँ। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए अपन वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इतिहास के कालों की बात कर लेते हैं। एक काल है प्राग ऐतिहासिक काल। इसका मतलब समझिए, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल को इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, और पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो पाषाण काल जो है, जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है, केवल उत्खनन में जो चीज़ें मिली है, हमें खुदाई में जो चीज़ें मिली है, उस पर निर्भर है, वो काल प्राग ऐतिहासिक काल है। और प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है, यानी पत्थरों वाला काल, जहाँ पर मनुष्य पत्थरों का यूज करता था, वह काल पाषाण काल कहलाता है। दूसरा आता है अपने आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य इतिहास के काल में की जाती है। वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एक एग्ज़ाम में कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को किस काल में रखते हैं, तो आद्य इतिहास काल में हम इसको रखते हैं। आद्य इतिहास का मतलब या तो सामग्री हमें लिखी हुई मिली है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, या फिर उसकी प्रामाणिकता नहीं है, यानी वो सही है या पूर्णतः सही है या नहीं है, इसकी सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसीलिए अधूरा मामला है। अधूरे मामले को हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। इस तरह आप याद कर लो कि अधूरा मामला जहाँ है, यानी जहाँ लिखित सामग्री मिली तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर लिखित सामग्री मिली है लेकिन उसकी प्रामाणिकता नहीं है। जैसे मान लो हड़प्पा काल में हमें लिखी हुई सामग्री मिली तो है लेकिन उसको रीड नहीं कर पा रहे अपन, इसीलिए हड़प्पा को इसमें रखते हैं। वैदिक संस्कृति है, इसकी लिखित सामग्री वेद वगैरह अपने को लिखे हुए मिले हैं, लेकिन उसकी प्रामाणिकता नहीं है कि भाई ये 100% सही है या नहीं है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसीलिए इसको भी हम किस में रखते हैं? आद्य इतिहास में। यानी जो संदिग्ध मामला है उसको हम आद्य इतिहास काल में रखते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी इस काल में इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर था, यानी जहाँ से हमें लिखित साधन मिल जाते हैं और उसको हमने पढ़ भी लिया है। जहाँ से हमें लिखित सामग्री मिलती है और उसको पढ़ भी लिया है, और इसके पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध है, यानी पुरातात्विक सामग्री भी हमारे पास में है और साहित्यिक सामग्री भी हमारे पास है, और इसको हमने पढ़ भी लिया है और लिपि को पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का मतलब 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल शुरू होता है, जिसको हम द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं, जिसको बुद्ध काल भी कहा जाता है, जिसको महाजनपद काल भी कहा जाता है, जिसको एक धर्म युग की शुरुआत जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं, वो उस काल के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो ये तीन आपके
हो गए मेन कौन कौन से, एक बार वापस देख लेते हैं। एक तो हो गया आपके प्रागैतिहासिक काल, जिसकी लिखित सामग्री हमें नहीं मिलती है, केवल उत्खनन से प्राप्त हमें जो प्राप्त होती है उस पर निर्भर है। दूसरी आद्य इतिहास, जिसका मामला अधूरा है, और जिसका ऐतिहासिक काल जिसका मामला पूरा है, वो ऐतिहासिक काल है। अब हम केवल किस पे बात करेंगे, पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल कह दो या पूरा पाषाण काल कह दो। पाषाण काल को टोटली हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पाषाण काल शुरू होता है, और पाषाण काल में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया ऊपर, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अभी हम केवल किस पे चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में से सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है पूरा पाषाण काल, या पाषाण काल भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में मध्य पाषाण काल दूसरा काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। ये 3 काल इसके हो जाते हैं। इसमें से हम अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल या पाषाण काल की। इसको वापस 3 भागों में बांटा गया है, पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। समझ में आ गया। देखो, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हम पहले किस पे चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले वाले भाग पर, पूरा पाषाण काल को। इसको वापस 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 भाग इसके हो जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। उस समय हथियारों की खोज कर ली, तो ये एक क्रांतिकारी घटना बन गई उस समय। ये आपको ध्यान रखना है। पूरा पाषाण काल के लोग नेग्रेटो जाति के थे। पूछ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, तो नेग्रिटो जाति के थे। किस जाति के थे, नेग्रिटो जाति के थे। सर्वप्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में मद्रास के पास, किसके पास, मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त कर किया, जो कि एक हैंडेक्स यानी हस्तकुठार था। हस्तकुठार यानी हैंडेक्स था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का एक उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हैंडेक्स यानी हस्तकुठार था। उसके बाद 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज, डी टेरा और पीटरसन 2 नाम आपको याद करने हैं। येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक की पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग, शिवालिक की पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 1935 में किसके नेतृत्व में शिवालिक की पहाड़ियों के पोतवारी पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त किए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डी टेरा और पीटरसन नामक 2 व्यक्ति हैं। उन्होंने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवारी पठारी भाग का सर्वेक्षण किया और वहाँ से पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो मद्रास के पास पलवरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में हैंडेक्स यानी हस्तकुठार प्राप्त किया, और उसके बाद में डी टेरा
और पीटरसन ने 1935 में, वो 1863 की बात थी, ये 1935 की बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1935। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पूरा पाषाणकालीन लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ये लोग पूरी तरह से किस पे निर्भर थे? शिकार यानी आखेट पे निर्भर थे। अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे। अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे। आपको फिर मैं ध्यान दिला देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और उसमें 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसमें से हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पूर्व पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है पूर्व पुरा पाषाण काल। अब यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट, अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे, खानाबदोश यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। यानी जहाँ सूर्य उदय हुआ वहीं से निकल पड़े, जहाँ सूर्य अस्त हुआ वहीं रुक गए, जो मिला वो खा लिया, जो नहीं मिला तो नहीं खाया, कच्चा मिला तो कच्चा खा लिया, पक्का मिला तो पक्का खा लिया, जैसा मिला कंद मूल जड़ सब कुछ जो भी मिला, कुछ भी मिला एनीथिंग सब खा लिया, और जहाँ उठे वहीं सुबह, जहाँ सोए वही रात, ऐसी स्थिति में वो था। यानी केवल और केवल उपभोक्ता था, यानी यूज करने वाला था, उत्पादक नहीं था, यानी प्रोड्यूसर नहीं था, यानी वो कुछ भी बनाता नहीं था, केवल खाता था। यानी ये हम कह सकते हैं कि केवल खाने की मशीन थी मनुष्य, काम करने की मशीन नहीं थी। उस समय की बात है, पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, उस समय जब केवल उनके पास में केवल पत्थरों के हथियार होते थे और पत्थर ही थे उनके, और वो पत्थरों के अंदर गुफाओं में ही रहता था। अग्नि का आविष्कार भी नहीं हुआ, घुमक्कड़ जीवन था, आखेट पर निर्भर था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये विशेषताओं में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। यानी बोरी नामक एक ऐसा स्थान है जहां से उत्खनन में ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व कितने 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। यानी मनुष्य का जन्म 14 लाख वर्ष पहले हुआ, ऐसे अवशेष बोरी नामक स्थान से हमें मिले कि मनुष्य वहाँ 14 लाख वर्ष पहले था। यानी मनुष्य की उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पहले ही हो चुकी थी। इसकी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बोरी नामक स्थान से हमें मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बोरी महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात किया जाती है कि हम पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल, यानी आद्य इतिहास का पहला भाग पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में भी सबसे पहला भाग है, उसका नाम है पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड पे मत जाइए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है। टाइम पीरियड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, केवल आपको ये याद रखना है कि पूरा पाषाण काल का पहला भाग जो था वो था पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल, ये 3 भाग थे। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल का पहला भाग पूर्व पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पूर्व पूरा पाषाण कालीन, निम्न पूर्व पाषाण कालीन, यानी इसके 2 नाम है, पूर्व पुरा पाषाण कालीन बोल दो इसको, निम्न पुरा पाषाण कालीन बोल दो, या लोअर पेलियोलिथिक एज बोल दो, एक ही बात है। उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, यानी इसके जो उपकरण है उसको 2 भागों में। पहला भाग चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी
यानी पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। सोहन नदी घाटी यानी पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया ने इस संस्कृति का उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल, इसके दो नाम है, पूर्व पूरा पाषाणकालीन या निम्न पूर्व पाषाणकालीन, दो नाम है इसके। इसमें इसको हम दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी यानी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम D.N. वाडिया ने इस संस्कृति के उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा आता है हस्तकुटार संस्कृति, हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे और अतिरमपक्कम से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है वो, देखो वापस आप देखिए यहाँ पर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण हमें सबसे पहले सोन नदी घाटी से, और हैंडेक्स यानी हस्तकुटार संस्कृति के उपकरण हमें कहाँ से, बदमदुरे और अतिरमपक्कम से प्राप्त होते हैं। दोनों चीज़ अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है। इस काल के प्रमुख औजार यानी हस्तकुटार संस्कृति के प्रमुख औजार यानी इस काल के यानी पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है हैंडेक्स यानी जिसको हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुटार कहते हैं। दूसरा है क्लीवर यानी विदारणी, और तीसरा है गंडासा या खंडक यानी जिसको हम चॉपर बोल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इंग्लिश नेम याद रखने हैं, चॉपर, क्लीवर और हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर। इस काल के उपकरण क्वार्टजाइट यानी स्फटिक के बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। किसका? कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पेबुल का मतलब है पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़े, यानी जो गोल मटोल हो जाते थे पत्थर पानी के बहाव में रगड़ खाकर, उसे हम पेबुल बोलते हैं। उसके आगे देखिए चापर यानी हो गया गंडासा, चापर मतलब गंडासा। पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक और फलक निकाल कर धार बनाई जाती है। देखो पेबुल तो हो गया गोल मटोल पत्थर, उसके एक तरफ धार बना दी जाती थी, एक तरफ धार, उसको हम बोलते थे चापर या गंडासा। और पेबुल के दोनों किनारों पर यानी जो गोल मटोल पत्थर था उसके दोनों किनारों पर धार बना दी जाती थी, उसको बोलते थे चापिंग। यानी चापर और चापिंग में अंतर है, गंडासा और खंडक में अंतर है। गंडासा एक धार वाला, खंडक दो धार वाला और ये एक धार वाला। तो चापर तो हो गया एक धार वाला और चापिंग हो गया दो धार वाला, और दोनों किससे बन रहे हैं? पेबुल से ही बन रहे हैं, ध्यान रखना ये बात। आगे देखिए उत्तरी भारत में पूरा पाषाण काल के स्थान कौन कौन से इंपॉर्टेंट? सोन नदी घाटी, क्योंकि यहाँ से हमें सबसे पहले चापर चापिंग जो संस्कृति उसके अवशेष हमें मिलते हैं। कश्मीर, थार का रेगिस्तान जहाँ पर डीडवाना और चित्तौड़ दो जगह आ जाएगी, डीडवाना और चित्तौड़गढ़। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका नर्मदा घाटी। तो यहाँ से हमें उत्तरी भारत में पूर्व पाषाण काल के स्थान कौन कौन से याद करेंगे? सोहन नदी घाटी, कश्मीर, थार का रेगिस्तान, बेलन घाटी, भीमबेटका का मतलब नर्मदा घाटी, बेलन घाटी का मतलब मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। यानी देखो आप इसको याद करो, भीमबेटका ऑटोमेटिक क्लिक करेगा आपके दिमाग में नर्मदा घाटी, इसको याद करो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी। डीडवाना चित्तौड़ को याद करो, थार का रेगिस्तान, कश्मीर वैसे आ गया, और सोन नदी घाटी।
ये 5 स्थान हैं जहाँ से उत्तरी भारत में पूर्व पाषाण काल के स्थान हैं जो भारत में मिलते हैं। उसके आगे देखिए, प्राक सोहन उपकरण सोन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कालार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। यानी प्राक सोहन उपकरण का मतलब क्या हो गया? सोन नदी घाटी, सोहन संस्कृति है, उसके पहले के जो उपकरण हैं वो सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कालार और चौमुख आदि स्थानों से मिले। देखो बात को समझना, पूर्व पूर्व पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, उसको 2 संस्कृतियों में बांटा है, चापर चापिंग संस्कृति और एक हैंडेक संस्कृति। अब उसमें जो सोन संस्कृति है उसके पहले के जो उपकरण मिले हैं, यानी प्राक सोन उपकरण उसको हम बोल रहे हैं, वो कहाँ से मिले हैं? सोन घाटी के अंदर एक तो मलकपुर है, एक चौंतरा है और एक कल्लार है और एक चौमुका है, आदि स्थानों से हमें मिलते हैं। चौंतरा का समय तृतीय अंतरहीन माना गया है। चौंतरा उत्तर व दक्षिण भारत की संस्कृतियों को जोड़ने वाला, यानी उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के जो जोड़ने वाला स्थान है वो है चौंतरा। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।